वीडियो पसंद आए तो अपने लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और हमारे लिए लाइक और कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों आज हमारा देश कोरोना कारण बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और उन समस्याओं में एक समस्या पूरे देश के अस्पतालों में बेड की कमी होना बताया जा रहा है। इसके वजह से बहुत सारे मरीजों की स्थिति खराब हो रही है और बेड न मिलने से जान भी चली जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बात समझना होगा कि बेड की समस्या आखिर उत्पन्न क्यों हो रही है। और माना जाता है कि किसी भी समस्या को अगर हम समझ गए तो लगभग हम लोग उसका आधा सॉल्यूशन कर चुके हैं, मतलब आधा उस समस्या को हम लोग हल कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि बेड की समस्या आखिर है क्यों, और इसलिए ये वीडियो को देखना सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जब कोरोना किसी पेशेंट का अस्पताल में इलाज होता है तो कोरोना का इलाज नहीं होता है, कोरोना के सिम्टम का इलाज होता है। जैसे कि उसका 102 डिग्री से ऊपर का बुखार, कफ आना, लगातार खांसी आना, जो एकदम अनकंट्रोल टाइप का खांसी आना, और तीसरी चीज है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत 90 से ज़्यादा गिर जाना। बहुत का मतलब 90 से ज़्यादा गिर जाना बहुत ही हो जाता है। दोस्तों ये बात जान लीजिए कि अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोरोना का इलाज अभी खोजा ही नहीं गया है। अस्पतालों में इलाज कोरोना के जो असर होते हैं, इफेक्ट शरीर पर पड़ते हैं, उसका इलाज होता है। एक्चुअल में कोरोना जनरली 5 दिन 6 दिन या 1 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर दिक्कत तब आती है, समस्या किसी पेशेंट पर तब बढ़ जाता है जब कोरोना का असर उसका शरीर झेल न पाए। तो अस्पतालों में कोरोना का जो असर जैसे कि फेफड़ों पर पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल पर पड़ रहा है, तो अलग अलग तरीकों से उसके असर जितना हुआ है उसको कम बनाए रखा जाता है। मतलब उसके जो इफेक्ट है उसका रिपेयरिंग एक्चुअल में आसान भाषा में मान के चलिए तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों का किया जाता है। लेकिन जब कोई डैमेज होता है तो डैमेज हमेशा एक बराबर नहीं रहता, कभी डैमेज ज़्यादा रहता है, कभी डैमेज कम रहता है। तो दोस्तों शुरू में जब मैंने आप लोगों को लक्षण बताया, 102 डिग्री से अगर कम बुखार हो, ज़्यादा खांसी ना आ रहा हो, खांसी कंट्रोल हालत में हो, परेशानी ना हो ज़्यादा, और ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर हो, तो ऐसे स्थिति में कोरोना पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क में रखे और उसके डिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ लेके घर में ही अपना अच्छा देखभाल कर सकता है। और उसको दूसरा फायदा ये रहेगा कि अगल बगल जब कोरोना पेशेंट नहीं रहेगा, जब घर में अच्छे से आइसोलेटेड होगा और अच्छा घर का खाना खाएगा और अपने परिवार वाले को सामने आवाज़ तो सुनते रहेगा, और अगर दूर वगैरह अच्छा फैल में घर है तो घर वालों को देखते भी रहेगा, तो पॉजिटिविटी आएगी और वो जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों एक्चुअल में बेड की जरूरत तब पड़ती है जब पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि अगर ऐसी समस्या है तो डॉक्टर्स क्यों नहीं पेशेंट को बोल ही देते कि आप अपना घर में इलाज कराइए और केवल सीवियर प्रॉब्लम वाले पेशेंट को ही लेते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हर चीज़ एक इकोनॉमिकली सिस्टम के तहत चलती है। मतलब पैसे का जो रोल है ना वो हर जगह रहता है। दोस्तों अभी ये बात जरूर है, ये बात सही है कि कोरोना कारण अस्पतालों में भीड़ बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल के ज़्यादातर बेड अक्सर खाली होते हैं और अस्पताल ऐड तक करता है कि मेरे पास आइए इलाज कराइए। मतलब कन्फर्म है कि उसे भी पेशेंट के रूप में एक ग्राहक की जरूरत है। और जब उसके सामने कोई ऐसा पेशेंट जाता है जिसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, जैसे वही मैंने बताया 102 डिग्री से कम बुखार, कम खांसी मतलब कंट्रोल खांसी, और ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैं इसे भेज दूंगा तो फिर मेरा एक पेशेंट चल जाएगा। और पेशेंट भी ऐसे होते हैं कि कोरोना नया बीमारी, किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो पेशेंट एकदम से हड़बड़ा जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी रकम देकर अपना जान बचाना चाहता है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। तो उसके डॉक्टर के सामने मरीज के रूप में ग्राहक है तो उसे तुरंत बैठ देता है। उसके दिमाग में रहता है कि बाद में सीवियर आए या जो भी आए वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कम से कम ये तो नहीं जाना चाहिए। और जब उसे पता भी रहता है कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं तो भी वो कोई भी जिस तरह दुकानदार ग्राहकों का रिस्क नहीं उठाना चाहता, वैसे डॉक्टर भी वही करते हैं।
तो दोस्तों बेड की समस्या वहीं से उत्पन्न हुई है कि बेड उन्हें मिल गई है, बेड उन्हें भी मिल गई है जिनको बेड की नहीं घर की ज़रूरत है, और जिनको इस चक्कर में रियल में जो सीवियर हालत में रहते हैं, जिनको बेड की ज़रूरत रहती है, जो बाद में आते हैं, बेड बुक होने की वजह से उनको बेड नहीं मिल पाता। और कई बार अक्सर न्यूज़पेपर में, टीवी में खबर सुनने को मिलता है कि बेड नहीं मिलने की वजह से किसी कोरोना पेशेंट की जान चली गई। और दोस्तों इस समस्या का समाधान केवल 2 ही चीज़ में है। सबसे पहले तो हम जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि हमें कब अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, और वो आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आपको चीर परिचित में कोई डॉक्टर है तो उनसे सलाह ले ले तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका दूसरा इलाज ये है कि डॉक्टर्स को भी बात समझना पड़ेगा कि कोरोना पेशेंट की कमी नहीं है। मतलब अपने पैसे के साथ थोड़ा ईमानदारी बरतते हुए डॉक्टरी के साथ थोड़ी इंसानियत भी दिखाते हैं। मतलब कोई भी पेशेंट अगर ऐसी स्थिति में आता है जिनको भर्ती लेने की जरूरत नहीं है तो उन्हें अच्छे से समझाते हुए बोल दें कि आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हो, घर जाइए, दवा खाइए, ठीक हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि बेड ऐसे बेमतलब फुल होने से बचेगा, और डॉक्टर के पास तो ऑलरेडी मरीजों की संख्या बहुत है, आ जाएंगे उनके पास ऐसे पेशेंट जिनको वास्तव में जरूरत रहेगा। तो 2 तरीके, एक हमारी जागरूकता और दूसरा डॉक्टर की इंसानियत, ये दोनों अगर मिल जाए ना तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। और दोस्तों दूसरी समस्या ये है कि कोरोना के साथ साथ एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा नाम हुआ है, वो है रेमडेसिविर। हालांकि मैंने 1 साल से भी पहले रेमडेसिविर पर एक वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो उस वक्त बनाया था जब रेमडेसिविर का खोज हुआ था और 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे। उस वक्त से ही मैंने वीडियो बना दिया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जो ये माना जाता है सबके द्वारा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है, मतलब कि हर कोरोना पॉजिटिव के परिजन या और कोरोना पॉजिटिव कोई भी पेशेंट हो, वो ये सोचता है कि मेरे को कोरोना हुआ मतलब रेमडेसिविर मेरे लिए कंपलसरी है, वो मेरे लिए हर हाल में फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर हमारे शरीर के लीवर पर बहुत ज़्यादा गहरा असर करता है और ये सुरक्षित पूरी तरह से नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब कि रेमडेसिविर तभी लिया जाना चाहिए जब किसी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो, और अगर पेशेंट अगर नॉर्मल है तो उसे रेमडेसिविर नहीं लेना चाहिए, उसे कोई और खतरे भी हो सकते हैं। और इस चीज़ की जागरूकता बढ़ाकर हम रेमडेसिविर उनके लिए बचा सकते हैं जिनको सचमुच ज़रूरत है, और जिनको सामान्य माइल्ड टाइप का लक्षण है उनको तो रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों इसमें प्रशासन का भी तगड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर तो वही लेगा ना जो कोरोना पॉजिटिव है या जो सीवियर हालत में है। तो प्रशासन सीधे रेमडेसिविर पेशेंट के नाम पर अस्पताल में भेजने के बजाय प्रशासन क्या करे, एक पोर्टल जारी कर दे, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट होता है, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए और वो ऑनलाइन रहे, जिसमें पेशेंट का आधार कार्ड नंबर है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है, उसकी खांसी कितनी है, उसकी बुखार कितनी है, सब चीज़ का विवरण रहे, और साथ में वो डॉक्टर का भी वो रहे, डिस्क्रिप्शन रहे, डॉक्टर की राय रहे कि जो डॉक्टर रेमडेसिविर की राय दे रहा है। तो इसमें इतनी सारी जानकारी हो जाएगा ना कि कोई भी डॉक्टर सोच समझ के बोलेगा कि रेमडेसिविर आप लगाइए, क्योंकि रेमडेसिविर ऐसा तो हो नहीं रहा है कि रेमडेसिविर आ रहा है और पेशेंट खुद लगा ले रहा है, आखिर डॉक्टर ही लगा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट रेमडेसिविर लगवा रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से रेमडेसिविर कंपनियों पर जो बोझ पड़ा रेमडेसिविर का वो कम होगा, और जो सामान्य हालत में जो पेशेंट हैं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी, और वो अकारण रेमडेसिविर नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों प्रमुख कारण हैं अस्पतालों में बेड की किल्लत का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैं अच्छे समझा पाया, और हो सके तो आप लोग ये वीडियो को और जगह भेजिए ताकि ये वीडियो जन जन तक पहुँचे, जागरूकता फैले, और आप लोग भी अपने तरीके से जागरूकता फैलाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? हो सकता है कि मैंने बताने में कुछ कमी रहा हो, जो कमी रह गया हो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ज़्यादा संभव है कि इस पर मैं फिर से वीडियो बना सकता हूँ, और अगर जिसका मुझे कमेंट पसंद आएगा उसके कमेंट को हाईलाइट करते हुए ही अगला वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।